गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 9 ऑफ योर यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेटा इससे पहले हमने आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीट कर लिए अप टू लेक्चर नंबर 8। हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से बेस्ड न्यूमेरिकल्स और उसकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम आते हैं आपके सेकंड पार्ट पे, जो हमने चैप्टर आपके 3 डिवीजन में डिवाइड किया था। पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और जो थर्ड पार्ट है आपका कंडक्टिविटी का था। तो आज हम आपका स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट, और मैं कहूंगी ये जो पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा इन तीनों पार्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेट जेईई बोर्ड एग्जाम सब में इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आज हम करते हैं आपका गैल्वेनिक सेल। बेटा गैल्वेनिक सेल जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में बताया था कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। क्या होता है ये? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के 2 पॉइंट मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सी रिएक्शंस होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है। जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने पढ़ा कैसी रिएक्शंस होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो खुद ब खुद ना हो। उसमें रिएक्शन क्या खुद हो रही थी? नहीं। जब तक आपने देखा होगा हर जगह आप 1 एम्पियर 2 एम्पियर 2.5 एम्पियर बैटरी से करंट दे रहे हो। करंट जाने के बाद ही आपका क्या हो रहा है? पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट में या इलेक्ट्रोड पे कुछ ना कुछ रिएक्शंस हो रही है, आयंस बन रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रही है या फिर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हमने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ी थी वो सारी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस थी, यानी कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ रही थी तब जाके आपकी केमिकल एनर्जी या फिर आपका हो रिएक्शंस हो रही थी। ठीक है, अब बात आती है गैल्वेनिक सेल जो कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। उसमें क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैसी रिएक्शंस होती हैं? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, यानी कि आपकी कैसी रिएक्शन? इसमें आपको खुद कुछ इनपुट नहीं देना पड़ता, आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड करनी पड़ती। ऐसी रिएक्शन जो खुद ब खुद हो, उन रिएक्शंस को आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हो। यानी कि अगर डेल्टा जी की बात करें, डेल्टा जी क्या है? जिस फ्री एनर्जी की बात करें तो क्या हो रहा है? सिस्टम अपनी खुद की एनर्जी यूज कर रहा है, यानी कि उसकी खुद की एनर्जी क्या हो रही है? रिएक्शन के दौरान यूज हो रही है। तो उसकी खुद की एनर्जी जितनी इनिशियल अमाउंट में थी वो डिक्रीज हो गई है। तो आप कह सकते हो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, मतलब सिस्टम अपनी खुद की एनर्जी यूज कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस करने में। इसका मतलब उसकी खुद की एनर्जी इनिशियली जितनी प्रेजेंट थी वो डिक्रीज हो रही है। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। बट इन केस ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है? रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हो रही, आपको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो उस केस में आपकी डेल्टा जी क्या होगी? जिप्स फ्री एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी। सिस्टम अपनी एनर्जी यूज कर रहा है? नहीं, वो सिर्फ क्या कर रहा है? बाहर से एनर्जी ले रहा है रिएक्शंस को करवाने में, यानी कि वहां डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। वो क्या था? इसमें आपकी जो केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बेटा, आप यहाँ पे कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। रिएक्शन जो हो रही है केमिकल्स के बीच में, जो रिएक्शंस हो रही है उन रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी निकल रही है उसको आप बोल रहे हो केमिकल एनर्जी। ठीक है, और वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट की जा रही है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप कह सकते हो यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इनपुट जो है आपका रिएक्शन में वो क्या है? केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये जो है गैल्वेनिक सेल, तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे।
तो बेटा कैसे ये कंसेप्ट डेवलप हुआ कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट के दिमाग में कैसे आया, आज हम वही कंसेप्ट पढ़ेंगे। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो गैल्वेनिक सेल और इससे आगे के जितने भी टॉपिक है उनको समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल बेस्ड है, पूरा ही टोटली थ्योरेटिकल है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है बेटा। तो कैसे दिमाग में आया साइंटिस्ट के कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो बेटा, कुछ साइंटिस्ट थे आपके, उन्होंने क्या किया, लेबोरेटरी में कोई कंटेनर पड़ा हुआ था, बीकर, उन्होंने क्या किया, एक बीकर ले लिया, लैब में कोई बीकर था पड़ा हुआ, उस बीकर को उठाया, उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने फिल कर दिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन है, इसका मतलब किसी ना किसी में सॉल्यूशन प्रिपेयर किया होगा, मीडियम आपका क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। तो एक्वस में लिख दिया, तो उसने क्या किया, इस बीकर में फिल कर दिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल कर दिया, ठीक है। साथ के साथ उन्होंने क्या किया बेटा, यहाँ पे एक जिंक की रॉड ऐसे डिप कर दी, किसकी रॉड डिप कर दी, जिंक मेटल की रॉड इसके अंदर डिप कर दी, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने इसको डिप किया, थोड़े टाइम के बाद उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व की कि यहाँ हो क्या रहा है इस सेल में, या फिर कहें इस बीकर में ऐसी क्या हो रहा है, ठीक है। कुछ नई ऑब्जर्वेशंस देखी उन्होंने, 4 ऑब्जर्वेशन देखी। सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन देखी वो थी आपकी द वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस, कि जो ये जिंक रॉड जो थी, जिंक मेटल की जो रॉड उन्होंने डिप की थी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो जिंक रॉड डिप की थी, वो जिंक रॉड जो है उसका वेट थोड़ी देर बाद पता चला, या उन्होंने देखा कि उसका वेट जो है क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि उसमें क्या हो रही है, धीरे धीरे डीकम्पोजिशन हो रही है, ठीक है, घटता जा रहा है आपका ये। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया इसको। तो ये सेम कंटेनर है, इसमें मैंने यहाँ पे उन्होंने क्या डाला, कॉपर सल्फेट डाला, एक्वस, और ये जो जिंक की रॉड डाली थी बेटा, ये कुछ टाइम बाद इस टाइप से ऐसे ऐसे कटने लग गई, मतलब डिक्रीज होने लग गई, ठीक है। ठीक है बेटा, इस टाइप से हो गई, पहले ऐसी थी, ये थोड़ी सी क्या बोलते हैं यहाँ से इसका वेट मतलब डिकम्पोज होने लग गया, इसका वेट ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है कि ये इनिशियली जो ली थी और अब जो है वो थोड़ा सा वेट डिक्रीज है, या आप कहो कि जिंक रॉड जितनी थी उतनी थोड़ी कम दिखाई दे रही है, ठीक है। तो पहली ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये देखी। सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन देखी बेटा, उन्होंने देखा कि ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया था, ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था इनिशियली जो कि ब्लू था, थोड़े टाइम के बाद ये जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन ब्लू कलर का था वो डिसअपियर होने लगा, मतलब ब्लू कलर धीरे धीरे गायब होने लगा। तो आप कह सकते हो ब्लू कलर ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन डिसअपियर, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन देखी। थर्ड जो ऑब्जर्वेशन बेटा उन्होंने देखी वो क्या देखी कि ये जो आपका जिंक की जो रॉड है ये धीरे धीरे क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो इसके पास यहाँ पे ही उसको नीचे क्या दिखे, रेडिश ब्राउन कलर के पीपीटी दिखे, ठीक है। थोड़ी टाइम के बाद यहाँ पे कुछ रेडिश ब्राउन कलर के पीपीटी उसको डेवलप होते दिखे। तो थर्ड जो ऑब्जर्वेशन थी वो थी रेडिश ब्राउन पीपीटी वेयर फॉर्म्ड, या आप कह सकते हो ऑब्जर्व्ड, ठीक है। और जो फोर्थ
फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी। उन्होंने देखा कि इनिशियली जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था और जब क्या बोलते हैं थोड़ी देर बाद देखा गया तो जिंक की रॉड धीरे धीरे डिकम्पोज हो रही है, धीरे धीरे उसका जो मास है वो कम होता जा रहा है, धीरे धीरे वो रॉड अपने आप पतली होती जा रही है। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि ये जो कंटेनर है ये थोड़ा सा गर्म हो गया, इनिशियली जो उसका टेम्परेचर था उससे थोड़ा सा गर्म हो गया। उन्होंने कैसे देखा, कोई थर्मामीटर डाल के नहीं देखा। उन्होंने क्या किया कि इनिशियली जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन लिया था उसमें हाथ डिप करके देखा। ठीक है, रिएक्शन जब हो रही है थोड़ी देर बाद ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है रिएक्शन, तब उन्होंने हाथ डिप करके देखा तो ये थोड़ा सा उन्हें हॉट लगा। ठीक है, थोड़ा इसका टेम्परेचर उन्हें ज्यादा लगा। तो फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन थी वो था टेम्परेचर ऑफ दिस रिएक्शन इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस एज कंपेयर टू इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, तो इन सारी ऑब्जर्वेशंस को देखने के बाद उन साइंटिस्ट ने केमिकल रिएक्शन के बेस पे इनका कंक्लूजन निकाला कि ऐसा क्या हुआ होगा। उन्होंने कंक्लूजन अपनी तरफ से निकाला, कोई बुक में नहीं गिवन था कि ऐसे रिएक्शन होनी है ऐसे कुछ। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था और जो जो उन्होंने ऑब्जर्व किया उन्होंने उसको सेंस करके अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शंस कैसी होती है, क्या फॉर्म होता है, उनके बेसिस पे उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन निकाला बेटा। तो कंक्लूजन क्या था, उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला देखो। सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन है उन पे उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया देखो, द वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। उन्होंने देखा कि जिंक रॉड का जो वेट है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि यहाँ क्या हो रहा होगा। आपको पता है कि जिंक जो रॉड है उसमें क्या होंगे, जिंक के एटम होंगे, ऐसे बहुत सारे एटम होंगे इसमें जिंक के। ठीक है, तो मैं एक एटम दिखा रही हूँ। तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जिंक का जो एटम है वो क्या कर रहा है, इस रॉड से निकल निकल के सॉल्यूशन में आ रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं जिंक आयन में। ठीक है, जिंक रॉड से जिंक के एटम निकल रहे हैं आयंस की फॉर्म में। ठीक है, तो जब इसमें से जिंक के एटम्स निकल रहे हैं आयंस की फॉर्म में निकल रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है, धीरे धीरे नंबर ऑफ एटम इसमें कम होता जा रहा है इस रॉड में। तो अपने आप इसका मास जो है या आप कहो इसका वेट जो है अपने आप डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो थी बेटा उन्होंने क्या लिखी कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि जिंक जो है क्या कर रहा है, जिंक रॉड में से क्या हो रही है, जिंक रॉड में से जिंक जो मेटल है वो क्या कर रहा है, Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में निकल के सॉल्यूशन में आ रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जिंक सरफेस पे 2 इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ के और एज अ आयन सॉल्यूशन में आ रहा है। ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या कहा, जिंक मेटल में जिंक रॉड में से जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन दे के इन द फॉर्म ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन बाहर निकल रहा है। ठीक है, सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है उन्होंने क्या कही बेटा, सेकंड जो है ऑब्जर्वेशन पे उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, क्या थी सेकंड ऑब्जर्वेशन, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर। धीरे धीरे जो इनिशियली उन्होंने कॉपर सल्फेट का कलर जो ब्लू होता है लाइट ब्लू कलर का होता है, ठीक है, स्काई ब्लू आप बोल सकते हो, इसे याद रखना है, इसका कलर स्काई ब्लू होता है कॉपर सल्फेट का। तो जो कॉपर सल्फेट उन्होंने लिया था जिसका कलर ब्लू था वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। तो उन्होंने इस पे क्या कहा बेटा, उन्होंने ये कहा कि जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का जो कलर है ब्लू क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ब्लू क्यों होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की वजह से। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन ब्लू कलर रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए क्या होता है उसका कलर ब्लू होता है। ठीक है, तो आपका कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन इन CuSO4। तो CuSO4 में आपके 2 टाइप के आयन मिल सकते हैं, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4
2 नेगेटिव। ठीक है, तो ब्लू कलर इसका होता क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस आयन। तो उन्होंने क्या कहा कि शायद ये जो आयन है धीरे धीरे क्या हो रहा है? गायब हो रहा है, इसीलिए जो ब्लू कलर था वो भी धीरे धीरे डिसअपियर होता जा रहा है। अब ये गायब कहाँ हो रहा है? उन्होंने क्या बताया कि जो जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक जो एटम है 2 इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड पे छोड़ के आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ रहा है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो वहां क्या हो रहा है कि कॉपर सल्फेट के जो 2 पॉजिटिव आयन है ये क्या कर रहे हैं? ये जाके उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं और Cu में कन्वर्ट हो रहे, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे। इसीलिए धीरे धीरे सॉल्यूशन में जितने भी Cu2 पॉजिटिव आयन है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? डिसअपियर होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और कन्वर्ट होते जा रहे हैं Cu में। ठीक है, जैसे इसमें से जिंक रॉड में से क्या हो रहा है? धीरे धीरे Zn2 पॉजिटिव निकलते जा रहे, एक एटम निकला, फिर दूसरा एटम इन द फॉर्म ऑफ आयन निकला 2 इलेक्ट्रॉन देके। ठीक है, फिर तीसरा निकला, फिर चौथा निकला। तो ऐसे ही उन्होंने बताया कि जो कलर डिसअपियर हो रहा है वो ड्यू टू ऐसे हो रहा होगा कि Cu2 पॉजिटिव आयन जिसके कारण ब्लू कलर होता है वो क्या कर रहा है? Cu2 पॉजिटिव आयन उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो कि जिंक ने डोनेट किए हैं जिंक रोड पे, उसको लेके Cu में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी कि धीरे धीरे अमाउंट ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन इज डिक्रीजिंग। तो वो कह सकता है कि Cu2 पॉजिटिव आयन, उन्होंने कहा Cu2 पॉजिटिव आयन जो कॉपर सल्फेट में है वो क्या कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं जो कि जिंक ने लूज किए हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? Cu में। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है, अगर इन दोनों रिएक्शंस को आप कंप्लीट करो तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है? जिंक जो है, जिंक एटम क्या कर रहा है? जिंक एटम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है जिंक रॉड पे और कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयन में, Zn2 पॉजिटिव आयन में। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर मैं लिखूं तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा आपका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन भी कैसी है? मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कि अगर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स लिखे हो कहीं पे भी, वेदर इट मे बी इन राइट हैंड साइड और इन लेफ्ट हैंड साइड, ऑलवेज इट विल बी हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो अब अगर इसकी बात करें, कॉपर 2 पॉजिटिव जो जिंक आइटम ने डोनेट किए थे 2 इलेक्ट्रॉन, उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके और किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आपका रिडक्शन होता है। तो ये रिएक्शन कैसी है? रिडक्शन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन भी कैसी? क्योंकि यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं डायरेक्टली रिएक्शन में, तो ये आपकी है हाफ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करें कि सेल में ओवरऑल रिएक्शन कैसे हुई होगी, तो वो देखें। तो देखो बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे कैंसल आउट हो गए। आप लिख सकते हो Zn जो है प्लस Cu2 पॉजिटिव, दैट्स गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। ठीक है, ये रिएक्शन है, उन्होंने ऐसी रिएक्शन दे दी। साथ के साथ उन्होंने जो 4th ऑब्जर्वेशन थी, क्या कहा था कि टेम्परेचर इंक्रीजेस, कि जो इनिशियली टेम्परेचर था सॉल्यूशन का वो इंक्रीज हो गया, यानी कि सॉल्यूशन थोड़ा सा गर्म हो गया है एज कंपेयर टू जो आपने इनिशियल टेम्परेचर लिया था, उसके कंपेयर में सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा गर्म दिख रहा है। तो उस पे उन्होंने क्या कहा कि शायद इस रिएक्शन में क्या होगी? एनर्जी रिलीज आउट हुई होगी। ठीक है, और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज आउट हुई होगी? हीट के फॉर्म में, तभी तो वो कंटेनर गर्म लग रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने देखा, इसको ध्यान से देखा इस रिएक्शन को, और ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो केमिकल एनर्जी निकल रही है, कि केमिकल्स के आपस में रिएक्शन होने के बाद जो एनर्जी निकल रही है, यानी कि कह सकते हैं केमिकल एनर्जी जो निकल रही है किस फॉर्म में? हीट एनर्जी के फॉर्म में। वो क्या हो रही है? वेस्ट जा रही है। वो कहीं यूज हो रही है, कहीं यूटिलाइज हो रही है, नहीं हो रही। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना इस रिएक्शन को
इस रिएक्शन में ये जो केमिकल एनर्जी निकली है इसको यूज किया जाए, इसको यूटिलाइज किया जाए या फिर इसको कंज्यूम किया जाए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस एनर्जी को, इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किया जाए। तो उसके लिए उनके दिमाग में एक आइडिया क्लिक हुआ, क्या कि अब तक तो हम डायरेक्ट रिएक्शन करवा रहे थे। डायरेक्ट रिएक्शन मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही सेल में डायरेक्टली हो रहा था, क्यों ना हम ऐसा करके देखें कि ये रिएक्शन हम इनडायरेक्ट करें, कि एक सेल में ऑक्सीडेशन हो और दूसरे सेल में रिडक्शन हो, और शायद तब ये जो एनर्जी है ये क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो सोचो उन्होंने कितना दिमाग लगाया होगा इस चीज को एज्यूम करने में। तो उन्होंने ऐसा करके देखा, ये डायरेक्ट रिएक्शन की थी उन्होंने, तो उन्होंने सोचा शायद इसमें हो सकता है कुछ एरर हो क्योंकि डायरेक्ट हो रही है। ठीक है, और क्यों ना ये जो एनर्जी निकल रही है इसको वेस्ट क्यों किया जाए, इसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया जाए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अब हम इसको इनडायरेक्ट करके देखते हैं। तो देखते हैं ये जो एनर्जी, केमिकल एनर्जी जो निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, इसका क्या होता है, क्या ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगी या नहीं। ठीक है बेटा, तो देखो तो बेटा देखो उन्होंने इस रिएक्शन को, जो रिएक्शन अभी करी थी उसको इनडायरेक्ट वे में करने के लिए सेटअप कैसे तैयार किया। उन्होंने क्या लिया, 2 कंटेनर लिए या फिर कह सकते हैं 2 सेल लिए उन्होंने ऐसे। ठीक है बेटा, ऐसे उन्होंने 2 सेल लिए, ऐसे उन्होंने 2 सेल लिए। इन्होंने क्या किया कि एक सेल में क्या किया, जिंक रॉड को रखा, उसको डिप किया किसमें, उसको डिप किया जिंक सल्फेट के ही सॉल्यूशन में, यानी कि जैसी जिस मेटल की रॉड उसी मेटल के सॉल्यूशन में उसको डिप किया। तो उन्होंने ये ली जिंक रॉड और इसको डिप किया किसमें, उन्होंने ZnSO4 में डिप किया। ठीक है, एज कंपेयर टू अगर आप पहले देखो बेटा, उन्होंने पहले वाले में क्या किया था कि उन्होंने पहले वाले में किया था जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप किया था, बट उन्होंने उस रिएक्शन को इनडायरेक्ट वे में करने के लिए थोड़ा सा फेर बदल किया, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट किया, मॉडिफिकेशन की हम कह सकते हैं। और दूसरे सेल में उन्होंने लिया ये इलेक्ट्रोड जो कि आपका था कॉपर का, और उसको डिप किया किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। इसकी कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी कंस्ट्रक्शन समझना। ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया और एक में जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया। ठीक है, ये याद रखना, जिसमें जिंक रॉड है उसी में ही जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिसमें कॉपर रॉड है उसी में कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, अब वहां पे हो क्या रहा था, वहां पे हो रहा था इस जिंक में क्या है, बहुत सारे जिंक के एटम है, तो मैं एक एटम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो वहां क्या हो रहा था, ये जिंक एटम क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन, ये जिंक एटम क्या कर रहा था, जिंक रॉड को क्या दे रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कन्वर्ट हो रहा था Zn2 पॉजिटिव में। ये रिएक्शन हो रही थी आपकी। ठीक है, जिंक रॉड पे ये रिएक्शन हो रही थी कि जिंक की जो रॉड है या जिंक की जो मेटल रॉड है उसमें से जो जिंक के एटम है वो क्या कर रहे थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते जा रहे थे और किसमें कन्वर्ट होते जा रहे थे, Zn2 पॉजिटिव में, और सोल्यूशन में आते जा रहे थे, इस टाइप से थे। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो गया, पूरा ही सॉल्यूशन Zn2 पॉजिटिव से भर गया। ठीक है, यहां से निकलते जा रहे हैं। तो इस जिंक ने क्या किया, मैं बेटा एक के बता रही हूँ, सिर्फ एक एटम की बता रही हूँ, सारे एटम ऐसे ही धीरे टाइम टू टाइम उनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता रहेगा। ठीक है, मैं एक एटम को कंसिडर कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे इस जिंक एटम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। ठीक है, अब दूसरा जब एटम जाएगा तो वो और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तीसरा जो एटम जाएगा वो और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब वहां पे क्या हो रहा था बेटा कि ये जो कॉपर था, Cu2 पॉजिटिव जो था, जिसके कारण कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या था, ब्लू था,
वो क्या कर रहा था, वो डिसअपियर हो रहा था, तभी ब्लू कलर उसका डिसअपियर होता जा रहा था, उन्होंने ये अनुमान लगाया था। तो वो डिसअपियर कैसे हो रहा था, वो क्या कर रहा था, ये रॉड पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कॉपर 2 पॉजिटिव जाके जिंक रॉड पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको गेन कर रहा था, खुद रिड्यूस हो रहा था, उसका रिडक्शन हो रहा था और कन्वर्ट हो रहा था किसमें, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था जो कि जिंक ने रिलीज किए हैं जिंक रॉड पे और कन्वर्ट हो रहा था Cu में। बट अब यहाँ अगर देखें हम तो बेटा यहाँ पे अगर सॉल्यूशन CuSO4 का होता तो हम मान लेते कि कॉपर सल्फेट में Cu2 पॉजिटिव जो आयन है वो यहाँ जाके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या है, सेल दूसरा है, यानी कि हमें ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाने पड़ेंगे इस सेल में ताकि जो कॉपर सल्फेट जो है, ताकि क्या हो, कॉपर सल्फेट में से जो Cu2 पॉजिटिव आयन जो थे सॉल्यूशन में वो क्या करे, उस इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu में कन्वर्ट हो सके, तभी आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, एक वायर के थ्रू, ये जो इलेक्ट्रॉन है हमने वायर के थ्रू इनको फ्लो करवाया इस सेल में। ठीक है, अब बेटा बात यहाँ पे क्या आती है, देखो यहाँ पे बात आती है कि इसको चेक करने के लिए कि क्या ये एक्चुअली यहाँ क्या होगा, फ्लो ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, ऐसे फ्लो हो रहे होंगे और कहां तक जा रहे हैं, इस रॉड तक जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये क्या है, ये जो रॉड है बेटा कैसी है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्योंकि हर एक जिंक एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन देता जा रहा है, यानी कि इसमें क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो ये जो रॉड है आपकी क्या हो रही है, नेगेटिव चार्ज हो गई। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि आपका क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो करेंगे, फिर और 2 फ्लो करेंगे, फिर और 2 फ्लो करेंगे, तो आपका क्या है, उन्होंने क्या किया, इस रास्ते में एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा दिया, उन्होंने एक बल्ब लगा दिया ये चेक करने के लिए कि क्या एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हो रही है, क्योंकि चेक करने के लिए कि क्या एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हो रही है, क्योंकि आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर हम कहें फ्लो ऑफ चार्ज ही इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे यानी कि जब आपका सर्किट कंप्लीट होगा तो ये बल्ब जो है ग्लो करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ से गए और जैसे ही गए बल्ब ग्लो करने लग गया, यानी कि ये प्रूव हो गया कि जो केमिकल जो आपकी इस यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही थी उससे जो एनर्जी निकल रही थी, जिसको आप क्या कह रहे थे, हीट एनर्जी, वो क्या हो रही है, जाके कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अब बात करते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे थे या वो यहाँ पे जाके कैसे पहुंचे। अब ये क्या था, नेगेटिव, क्योंकि इसमें बहुत सारे 2 इलेक्ट्रॉन हर एक जिंक एटम डोनेट करके जा रहा था। अब ये जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे बेटा, यहाँ पे क्या आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक एटम कंसिडर किया है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव है, एक है और भी है। ठीक है, बहुत सारे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये जाके यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे एज अ कॉपर मेटल। ठीक है, यही तो था, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब बात आती है यहाँ पे आपका देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कौन ले रहा है, Cu2 पॉजिटिव, तो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, सारे आयन जाके इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रॉन की क्यूरियोसिटी है, उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन लवर है वो। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये जो रॉड हो गई ये क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई। जब इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली तो आप कह सकते हो ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। और दूसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव जाके क्या हो रहा है, यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव जाके इसका यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव जाके इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन आए थे उनको गेन किया, तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहे नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन आए उनको गेन किया और Cu में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट Cu2 पॉजिटिव जाके 2 इलेक्ट्रॉन जो और आ रहे हैं और जिंक जो रिलीज कर रहा है उनको गेन कर रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हो रहा है रिडक्शन, इस इलेक्ट्रॉन पे हो रहा है आपका रिडक्शन।
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नोन एज रिडक्शन। तो Cu2 पॉजिटिव जाके इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसको पॉजिटिव भी ना माने, तो अगर मैं दूसरे वे में आपको समझाऊं, आप सोचो कि पॉजिटिव कैसे हुआ, तो देखो बेटा, ये टर्मिनल नेगेटिव है तो ऑफ कोर्स दूसरा टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। दो नेगेटिव तो एक साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पे, और ये दो इलेक्ट्रॉन Cu2 पॉजिटिव ने लिया, और Cu2 पॉजिटिव क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो गया। गेन की इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। तो जाके क्या हो गया, रिड्यूस हो गया किसमें, Cu में हो गया। तो अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, ठीक है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अब अगला जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो फिर आएगा, ठीक है, अगला आएगा फिर आएगा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कंटिन्यूअसली। और रिडक्शन आपका किस पे होता है, मैंने आपको क्या बताया था, रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे होता है। तो आप मान लो ये क्या है आपका कैथोड। अब बात आती है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जिंक जो है, जिंक का जो एटम है, जिंक रॉड में से जो जिंक एटम है वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं Zn2 पॉजिटिव में। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन आपका किस पे होता है, एनोड पे होता है। तो यानी कि ये एनोड है। तो मैंने जो आपकी पहली क्लास में, पहले लेक्चर में आपको बताया था कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के हिसाब से एनोड और कैथोड को डिसाइड मत करो, वो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे आ रहा है। अब तक हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या पढ़ा था कि जो नेगेटिव टर्मिनल है, आपने देखा था, मैंने तो यही पढ़ाया था कि जहां ऑक्सीडेशन हो रही है वो एनोड, जहां रिडक्शन हो रही है वहां कैथोड। बट अगर आपने देखा हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिव टर्मिनल पे कैथोड था और पॉजिटिव टर्मिनल पे एनोड था। बट गैल्वेनिक सेल या हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कैथोड और एनोड को ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डिसाइड मत करो कि पॉजिटिव चार्ज है तो एनोड होगा और नेगेटिव चार्ज है तो कैथोड होगा। ये देखो कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। जहां आपका रिडक्शन हो रहा हो वो आपका क्या, कैथोड, और जहां आपका ऑक्सीडेशन हो रहा हो बेटा वो इलेक्ट्रोड आपका एनोड, ठीक है। तो आप देख सकते हो जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, यानी कि लूज कर दिया, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन जहां होता है वो एनोड है, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के चक्कर में मत पड़ो। और ये जो है सेल, अगर आप चार्ज के हिसाब से देखो तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से अपोजिट है। वहां आपका क्या था, पॉजिटिव था वो तो एनोड था, आप इतनी देर से पढ़ रहे थे, और नेगेटिव था वो कैथोड था, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा चेंज है, यहाँ पे आपका क्या, ये नेगेटिव था ये कैथोड था, और पॉजिटिव था वो एनोड था। बट यहाँ पे चेंज है, ये मैंने था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का। बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या है आपका, पॉजिटिव पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव क्या है, कैथोड। मैंने कैथोड कैसे बताया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, उनको ये Cu2 पॉजिटिव लेके क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। यानी कि आप कह सकते हो इस इलेक्ट्रॉन पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन, इसीलिए रिडक्शन के बेस पे मैंने इसको कैथोड नाम दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कैथोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव टर्मिनल कौन है, एनोड, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। इसलिए बेटा कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आता है आप भूल जाते हो कि गैल्वेनिक सेल में क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव में थोड़ा डाउट हो जाता है, आपको याद नहीं रहता कि इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या था, गैल्वेनिक में क्या था, बहुत जंबल हो जाए सब चीजें। तो सिर्फ इतना याद रखना, जहां रिडक्शन हो रहा हो वहां कैथोड, और जहां ऑक्सीडेशन हो रहा हो वहां एनोड, ठीक है बेटा। तो यहाँ उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि क्या, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इस वायर के थ्रू फ्लो कर रहे हैं और इस सेल में जा रहे हैं, और इस सेल में वो दो इलेक्ट्रॉन कौन ले रहे हैं, Cu2 पॉजिटिव ले रहा है और कन्वर्ट हो रहा है Cu में, ठीक है। इसे चेक करने के लिए कि क्या इसकी मतलब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो कर रहा है या नहीं हो रहा है, या सर्किट कंप्लीट होने के बाद ये बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने चेक करने के लिए कि क्या ये जो केमिकल एनर्जी निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या ये कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर ये इस बल्ब को, अगर कन्वर्ट होगी तो बल्ब ग्लो करेगा। अनफॉर्चुनेटली या हम कहें लकीली
ये बल्ब ग्लो कर गया। ठीक है, तो उनका जो रिजल्ट है या फिर मैं कहूँ उनका जो अनुमान था, उन्होंने जो सोचा वही हो गया कि जो केमिकल एनर्जी है उसको अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो हर रिएक्शन को इनडायरेक्टली करवाओ। इनडायरेक्टली मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं जो रिलीज हो रहे हैं वो डायरेक्ट वे से यहीं पे रिएक्शन नहीं कर रहे, वो इनडायरेक्टली दूसरे में थ्रू वायर जाके डोनेट करें या फिर हम कहें उनका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि बेटा 2-3 मिनट तक तो ये बल्ब ग्लो किया, ठीक है, बट 2-3 मिनट के बाद ये बल्ब ऑटोमेटिकली बंद हो गया। ठीक है, अब बात आती है बंद क्यों हुआ। उनके माइंड में ये बात स्ट्राइक हुई कि ये बंद क्यों हुआ। अगर यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था कि केमिकल एनर्जी, जो केमिकल्स की रिएक्शन के बाद जो एनर्जी निकल रही थी और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, तो बल्ब तो ग्लो करना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो कंटिन्यूसली फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहे हैं। कब तक? जब तक यहाँ के सारे C2 पॉजिटिव किस में ना कन्वर्ट हो जाए, कॉपर में ना कन्वर्ट हो जाए। बट ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ 2-3 मिनट तक ही बल्ब ग्लो किया। तो इसको देख के उनको एक और डाउट हुआ कि शायद इस सर्किट में कुछ एरर है, उस एरर को कैसे दूर किया जाए या फिर वो एरर क्या था या कुछ डिफेक्ट है इस सर्किट में, तभी ये बल्ब ऑटोमेटिकली 2-3 मिनट के बाद बंद हो गया। क्योंकि अगर सर्किट गलत होता तो क्या होता, ये चलता ही नहीं, स्टार्टिंग में ही बल्ब ग्लो नहीं करता। बट सर्किट आपका बिल्कुल सही था तो 2-3 मिनट के बाद बंद हो गया, यानी कि वहां कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ रहा है सर्किट में, किसी ना किसी चीज की कमी है। वो डिफेक्ट क्या था सर्किट में वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज समझ में आया होगा कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक और मैं इसको आपको एक ट्रिक बता देती हूँ यहाँ पे कि आप कैसे याद करोगे गैल्वेनिक सेल में कहाँ क्या हो रहा है। तो एक वर्ड, ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है इस सर्किट का, और ये आपका क्या है, ऊपर लिख लेते हैं, ये आपका क्या है, यहां लिख लेती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये आपका बेटा राइट हैंड साइड है सर्किट का। ठीक है, तो एक वर्ड याद करना, एल से लोन। लोन तो आपने सुना ही होगा, लोन नाम की चीज। ठीक है, तो आप सिर्फ लोन याद कर लो, आपको गैल्वेनिक सेल में कहाँ क्या हो रहा है, क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या रिडक्शन हो रहा है, सब पता चल जाएगा। तो यहाँ लोन का मतलब क्या होता है, एल फॉर लेफ्ट, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, यानी कि सेल के लेफ्ट साइड हो रही है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है, एनोड पे, और जो एनोड है कैसा साइन है उसका, नेगेटिव। कैसा टर्मिनल है वो। तो बेटा ये तो बात हो गई कि आपकी क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है। अगर हम देखें राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, तो राइट हैंड साइड क्या है, लोन का अपोजिट, एल का अपोजिट, एल क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, तो एल का अपोजिट राइट हैंड साइड। ओ का अपोजिट, ओ क्या है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिडक्शन। ए क्या है, एनोड, एनोड का अपोजिट कैथोड। एन क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, तो इसका अपोजिट पॉजिटिव टर्मिनल। यानी कि अगर आपको कैथोड पे याद करने हैं तो आप याद रख सकते हो RRCP, R फॉर राइट हैंड साइड, R फॉर रिडक्शन। राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन किस पे होती है, कैथोड पे हो रही है, और कैथोड टर्मिनल कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो ये बात हो गई कि आप गैल्वेनिक सेल में, ये ट्रिक सिर्फ गैल्वेनिक सेल के लिए कहूंगी मैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये आप यूज नहीं करोगे, सिर्फ गैल्वेनिक सेल की है या फिर मैं कहूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की है। तो बेटा यहाँ पे देखो कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन याद नहीं है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ आपका रिडक्शन हो रहा है, तो सिर्फ बेटा इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल ये ट्रिक याद रखो कि लोन, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ लोन लगा दो। लोन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किस पे होती है, एनोड पे, एनोड क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। इसका अपोजिट आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा कैथोड का। तो ये तो हो गई आपकी आज की कंस्ट्रक्शन जो कि गैल्वेनिक सेल की है। इस एक्सपेरिमेंट में या फिर इस कंस्ट्रक्शन में क्या डिफेक्ट आया, सर्किट में क्या डिफेक्ट आया जिसके कारण ये बल्ब सिर्फ 2 या 3 मिनट जल के अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो गया। वो डिफेक्ट, वो सर्किट में डिफेक्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आज का कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।